हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर उन्नति में। और यहाँ हम आपके साथ जुड़ गए हैं कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस के साथ, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे हर एक चैप्टर से अलॉन्ग विद केस बेस्ड। तो चलिए यहाँ पर हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू देखने की कोशिश करते हैं, जिसमें एमसीक्यू का डर रहता है आप लोगों को। देखिए, अगर एमसीक्यू 20 में से अगर आप सही कर गए तो मान के चलिए कि आपके 90 प्लस नंबर तो 100% आ जाएंगे। अब देखिए, पहला यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि CuO क्या है। CuO क्या है यहाँ पर, तो CuO यहाँ पर CuO बदल गया है। इसका मतलब इससे ऑक्सीजन कम हुआ है, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर इसका हो गया है रिडक्शन हो गया है। तो पहला ये रिडक्शन हो गया, इसका मतलब कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और आप देख सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहीं सी ऑप्शन में है। इसका मतलब कि आपका इसका सी आपका करेक्ट आंसर है। इसका ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और दूसरे स्टेप में आपका दिख रहा है कि ये है ना, ये इसका ऑक्सीडेशन हो गया यहाँ पर। ठीक है, और ये आपका है ना, तीसरे स्टेप में आप देख रहे हैं इसका रिडक्शन हुआ है। ठीक है, और अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये H2O यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो H2 था वो क्या था आपका, वो आपका H2O में बदल गया है। इसका मतलब कि H2O का ऑक्सीडेशन हुआ है। इसका मतलब वो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है, और तो वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर है आपका ये चौथा रिड्यूसिंग एजेंट है। और देखिए दोनों यहाँ मैच कर रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये रिड्यूस सब्सटेंस था, इसीलिए यहाँ पर सी नंबर आपका सही है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। आप देख सकते हैं लाइमस्टोन को फर्स्ट स्टेप में X बनाए, CO2 बनाए। अब लाइमस्टोन पता होगा CaCO3 हो रहा है। और स्टेप जो है कि 1 में आप उसको हीट किए हैं, आप उसको क्या किए हैं, हीट किए हैं। तो आप बताइए, हीट देंगे तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा, और जैसे इसको पानी मिलाएंगे स्लैग लाइम जो बना रहा होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन के पास। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या चाह रहा है कि सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन है एक टेस्ट ट्यूब में, और वहाँ पर ऐड किया गया बेरियम क्लोराइड। आपको पता होगा कि यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिलेगा, और इसमें भी आपको पता है कि BaSO4 वाइट कलर का आपका होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। देखिए, चौथा क्वेश्चन आपका यहाँ कहना चाह रहा है कि किसमें ये रिएक्शन हो रहा है। आप देखिए यहाँ पर Al2SO4 का होल तरह इसमें जर्नल डाल रहे हैं, सेकंड में आप ये जो है जर्नल डाल रहे हैं, फिर FeSO4 में जर्नल डाल रहे हैं, CuSO4 में जर्नल। तो देखिए CuSO4 में जब आप जर्नल डाले होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये कलरलेस हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, कलरलेस। तो एक को पकड़िए, आप एक पकड़ेंगे, आपका जो है कि बाकी आपको खुद ही मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे चौथे स्टेप में आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा होगा। अब देखिए 4 स्टूडेंट हैं PQRS। तो जो अब यहाँ पर कलरलेस कौन बोला है, कौन बच्चा यहाँ पर कलरलेस बोला है, तो कलरलेस बोल रहा है। देखिए ब्लू से कलरलेस मिल गया ना, ब्लू से कलरलेस यहाँ भी था, यहाँ भी था, यहाँ भी था, एक तीनों में मिल रहा है। अब ये वाला तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया, आर वाला बच्चा गलत हो गया। अब आपको पता है कि जब आप FeSO4 में जर्नल डाले होंगे, FeSO4 में जब जर्नल डाले होंगे तो क्या हुआ होगा, आप खुद सोचिए, है ना। आपको पता होना चाहिए कि Zn ज़्यादा रिएक्टिव है कि Fe। तो आपको पता होना चाहिए, जब आप रिएक्टिविटी सीरीज जब पढ़ते हैं तो उसमें आप कहते हैं ऑल जेब्रा इज, है ना, यानी Fe। देखिए ये आपका Fe से ज़्यादा है, इसका मतलब कि Zn ज़्यादा रिएक्टिव है, मतलब रिएक्शन दिखाएगा। और आपको पता है कि ZnSO4 का कलरलेस होता है, इसका मतलब कि यहाँ भी ये कलरलेस मैच कर रहा है। और अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो S वाला बच्चा है, इसका मतलब कि D वाला बच्चा सही है। बाकी में ZnSO4 तो देखिए तो वही रह जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं Al2SO4 में और Zn में देखेंगे तो Al ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर भी चीज़ें जो हैं बदल जाएंगी, कलरलेस हो जाएगा आपका, देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि S वाला बच्चा सही है, क्योंकि एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है Zn से, फिर Fe और फिर Cu। इसका मतलब कि D ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो आप देख सकते हैं ये आपका जो यहाँ पर आपको ये दिखाया गया है एक्टिविटी रिलेटेड क्वेश्चन है। और 5th का यहाँ पर क्या बनेगा, एक्सपेरिमेंट सेटअप किया गया है ना, दिखा रहा है आपको। क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा है आपको कि बताना है कि ब्राउन फ्यूम आर इवॉल्व ड्यूरिंग द गिवन रिएक्शन। ब्राउन फ्यूम कब इवॉल्व होगा, तो ट्रू फॉल्स आपको बताना है। ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन है। तो 5th का आप देखेंगे तो 5th का आपको मिलेगा D ऑप्शन करेक्ट मिलेगा। पहले फॉल्स उसके बाद ट्रू। अब कैसे हो रहा है, तो यहाँ पर आप देखिए कहना चाह रहा है कि हीटिंग द लेड नाइट्रेट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, और द एक्सपेरिमेंटल सेटअप डिपिक्ट द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखिए क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, आप खुद सोचिए कि जब आप हीट करेंगे तो क्या कॉम्बिनेशन होगा, नहीं ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉल्स और आपका ट्रू बन रहा है। तीसरा स्टेटमेंट ये था, इसका मतलब कि पहला फॉल्स है,
पहला वाला फॉल्स है ना, पहला वाला फॉल्स है, दूसरा भी फॉल्स है और तीसरा आपका ट्रू है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर लेड नाइट्रेट में NO2 गैस निकलेगा आपका ब्राउन कलर का, इसीलिए जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में कहना चाह रहा है आफ्टर वाइट वॉशिंग द वॉल शाइनी फिनिशिंग ऑन द वॉल ऑब्टेन आफ्टर 2-3 डेज। तो देखिए असर्शन आपको क्या लग रहा है, असर्शन तो बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि CO2 से रिएक्शन कर लेता है वो बाद में, तब जाकर चमकता है। और रीजन कहना चाह रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड CaO रिएक्ट कर रहा है CO2 के साथ टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नहीं जी, CaOH का होल ट्वाइस रिएक्शन करता है, तो इसका मतलब रीजन गलत है, ऑप्शन नंबर सी असर्शन सही और रीजन आपका फॉल्स है। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, आप देख सकते हैं ZnSO4 का रिएक्शन कराया गया, यहाँ पर दिखा रहा है आपको, और कहना चाह रहा है यहाँ पर कि देखिए जिंक एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या जिंक आपका यहाँ पर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम कर रहा है? तो देखिए ZnSO4 जो है वो Zn जो है ZnSO4 हो गया है, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस से रिड्यूसिंग एजेंट है ना, रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका मतलब है कि H2SO4 रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा, इसका मतलब आपका डी नंबर सही है, असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। रीजन देख लीजिए यहाँ पर जो है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लूजेज ऑक्सीजन वाइल रिड्यूसिंग एजेंट एक्सेप्ट ऑक्सीजन। तो आपको पता होना चाहिए जो मेटल होते हैं ना, मेटल क्या करते हैं, लॉस इलेक्ट्रॉन करेंगे, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लॉस करेगा ऑक्सीजन को वो आपका ऑक्सीडाइज सब्सटेंस और रिड्यूसिंग एजेंट है, न कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसीलिए गलत था। 7 नंबर का डी सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और 8 आपका है आइडेंटिफाई द एक्सप्लेनेशन द प्रोसेस अकरिंग इन फिगर 1। अब फिगर 1 में आपका जो प्रोसेस यहाँ पर दिखा रहा है उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए फिगर 1 कौन सा है ना, यहाँ पर हम एक बार देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर फिगर 1 में जो है आपका कौन सा क्वेश्चन लिया गया है, आप देख सकते हैं नीचे होगा, यस आ गया यहाँ पर फिगर 1 फिगर 2 है ना, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, 2 फिगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, दोनों से रिलेशन क्वेश्चन है। आपको एक केमिकल रिएक्शन बताना है, एब प्रोसेस में कौन सा हो रहा था। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो इसको एक बार आप काम करिए, आप यहाँ देखिए, आपको मैं यहाँ दे रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर कॉपर पाउडर है, वॉच ग्लास है, ग्लास आपका ट्यूबिंग है, कॉर्क है। आप एक बार देख के बताइए, एक बार इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि इसका क्या आंसर है, फिर अगर आप सही होंगे या गलत होंगे तो मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा, है ना। ये इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। एसिड बेस्ड सॉल्ट, देखिए एसिड बेस्ड सॉल्ट चैप्टर से शुरू हो गया है क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। कहिएगा तो बता भी दूंगा। वैसे अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में तो कहेंगे कि जो आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस अकरिंग इन फिगर 2, तो फिगर 2 में क्या हुआ कहिए तो बता दूंगा, या 10 कहिए तो बता दे रहा हूँ। 10 वाला आपको पता होना चाहिए। देखिए कॉपर ना ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO बना रहा है, सिंपल है, सिंपल Cu + O2 मिलकर के CuO आपका यहाँ पर बन रहा है, और फिर उसके बाद से CuO का हाइड्रोजन से रिएक्शन करा करके CuO और प्लस H2O बनाया जा रहा है, ठीक है। बाकी दोनों क्वेश्चन अपने में से करने की कोशिश करिए। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन आपका हम आ चुके हैं एसिड बेस्ड सॉल्ट से। एसिड बेस्ड सॉल्ट से 11 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि बताना है कि pH ग्रेटर देन 7, pH ग्रेटर देन 7 किसका होगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं 11 यहाँ पर NH4Cl सॉल्ट हो गया, NH4NO3 सॉल्ट और अब CH3COO यहाँ पर H है ना। तो 11 नंबर का ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। और आपको बताना है किससे मिलकर के बना हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये बना स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना हुआ है ना। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना हुआ है। और NH4Cl किससे बना होगा, NH4Cl बना होगा वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से, और ये बना होगा स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से, और ये बना होगा ये आपका वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से आपका बना होगा। तो देखिए ये CH3COH जो है यहाँ पर के माने समझिए कोई सॉल्ट है ना, यहाँ पर आपको जो सॉल्ट दिया गया था उसका pH वैल्यू बताना था आपको, समझ रहे हैं ना। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं 12 नंबर पे। 12 नंबर में आप देख सकते हैं कि कब जो है पूछ रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन मैक्सिमम है रेन वाटर में। तो आप देख लीजिए नीचे यहाँ पर है ना, जितना pH कम 2002 में आप देख सकते हैं ऐसा है। 30 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है लोअर pH वैल्यू मोर एसिडिक इन नेचर। आपको पता होना चाहिए, इस 12 वाले के लिए बोल रहा था मैं। अब 13 वाला का देखिए, 13 वाला क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि आपका स्टडी करना है, आपको इस बताना है क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं डाइल्यूट जो है कि HCl डाला गया है, यहाँ पर P है कुछ आपके पास, और P क्या होगा, तो P से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में पास करता है। तो देखिए CO2 गैस निकलना चाहिए, CO2 गैस निकलना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में जब ये गैस पास हुआ है तो कोई चेंज नहीं हुआ है, कोई चेंज आपका नहीं हुआ है। क्या लग रहा है 13 में देखिए,
है ना, 13 में नहीं, यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन उसको पास करा जा रहा है। तो अब आप यहाँ देख लीजिए कि P है, और अगर P को हम ये लेंगे और Q को अगर हम Cl2 गैस मानते हैं, P को अगर हम ये लेंगे Q को Cl2 गैस मानते हैं, तो क्या होगा, आप अगर इसमें K2CO3 रखेंगे ना, K2CO3 रखेंगे तो क्या हो पाएगा, नहीं, यहाँ देखिए K2CO3 CO2 गैस होगा आपका, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि K2CO3 का जब रिएक्शन कराए होंगे HCl के साथ तो आपका निकला होगा KCl H2O और CO2 गैस, और फिर वही CO2 गैस जाकर के लाइम वाटर को मिलकर कर देगा। तो क्यों नहीं ये है, तो Cl2 गैस नहीं निकलेगा, क्योंकि अगर K2CO3 डालेंगे तो Cl2 गैस नहीं निकलेगा, ये डालेंगे तो CO2 गैस निकलेगा, नो चेंज नहीं भाई, मिल्की वाइट होगा, है ना, मिल्की कलर का होगा, ये डालेंगे H2 गैस नहीं, इसीलिए आपका डी नंबर आपका सही है। 40 नंबर की बात करते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में आपको दिख रहा है, आपको बताना है, तो आप देख लीजिएगा कि पीएच आपको बताना है कि यहाँ पर जो 1 2 3 4 आप कंटेनिंग 10 ml सॉल्यूशन डिफरेंट सब्सटेंस ऐड किए गए टेस्ट ट्यूब में, बताना चेक किया गया है, तो बताना है कि किसका क्या यहाँ पर होगा। तो 14 का देख लीजिए, आपका यहाँ पर डी नंबर सही है, मैं बता दे रहा हूँ आपको, एसिडिक, न्यूट्रल, वीकली बेसिक और स्ट्रॉन्ग बेसिक यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर आपका डी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर में। तो 15 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कहना चाह रहा है यहाँ पर कि द पीएच ऑफ सॉल्यूशन चेंज इफ़ वी ऐड एक्सेस एसिड टू एल्काली। तो जैसे जैसे एक्सेस ऐड करेंगे, है ना, एसिड ऐड करेंगे टू एल्काली में, तो न्यूट्रल होता चला जाएगा, न्यूट्रल होता जाएगा, तो आपका 50 नंबर का आई थिंक मुझे लग रहा है डी नंबर आपका सही हो जाएगा, जो है कि लास्ट में, है ना, इस तरीके से कम होने लगेगा आपको, जैसे जैसे ऐड किया होगा कम होता न्यूट्रलाइज होता जा रहा होगा। 60 नंबर देखिए, 60 नंबर में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर HNO3 है, यहाँ पर आपका ये है, एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, और पीएच इसका बताना है। इस कॉम्बिनेशन को आपको देखना है, इस कॉम्बिनेशन को एक बार देख के कोशिश करिए, और इसका आपका डी नंबर सही है ना, NH4, है ना, NO3 COH का होल ट्वाइस, आप देख सकते हैं पीएच इसका कम होगा, फिर उसके बाद इसका ज़्यादा, 7 से ज़्यादा, और फिर इधर चल जाएंगे तो लगभग 7 आपका हो जाएगा। समझ में आ गया, देखिए साफ साफ दिख रहा है कि दोनों दो का ऐसे ही गलत है, और इसमें ये वाला इसमें कोई गलत होगा। 70 नंबर आ जाइए, असर्शन रीजन देखिए, असर्शन रीजन में आप देखेंगे फ्रेश मिल्क, है ना, इन द बेकिंग सोडा इज एडेड टेक अ लॉन्गर टाइम टू सेट कर्ड। तो देखिए 70 नंबर में आपका हो जाएगा, है ना, ध्यान दीजिएगा कि कहना चाह रहा है कि अगर हम फ्रेश मिल्क में बेकिंग सोडा ऐड करते हैं तो लॉन्गर टाइम लगता है कर्ड बनने में, तो ये बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। अब रीज़न देखिए, बेकिंग सोडा डिक्रीज द पीएच वैल्यू ऑफ फ्रेश मिल्क टू बिलो 6, है ना। तो देखिए क्या लग रहा है आपको, इसका असर्शन बता दूं कि ट्रू है और रीज़न आपका फॉल्स है, ऐसा नहीं होता है, रीज़न आपका इसका गलती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। आप देख सकते हैं Y एक सब्सटेंस से Cl2 मिलाया गया है तो X और H2O बना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है जो आपका 18, तो 18 में आपको पता है क्या ये Y आपका क्या है, तो आप बता सकते हैं Y क्या होगा। आइए देखते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन मिले तो। अब देखिए X में फिर ये मिलाया गया है तो W बन गया है। अब देखिए ये पक्का कोई ना कोई कार्बोनेट होना चाहिए था, आपका X कोई ना कोई कार्बोनेट होना चाहिए था, एक्स आपका जो है कि कार्बोनेट होना चाहिए था। अब आगे नीचे चलते हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि CO2 मिला है तो X और H2 मिल गया है, तो देखिए पक्का यहाँ पता चल गया कि Y आपका है, Y आपका हो जाएगा Ca, क्या लग रहा है CaCO3 होगा या CaOH का होल ट्वाइस होगा। Y के बारे में देखिए एक बार, Y के बारे में कोशिश करिए तो देख रहे हैं अगर Y को मैं CaOH का होल ट्वाइस मानूंगा तो इसी में CO2 मिलाने के बाद यही X, अच्छा CaCO3 बन गया। इसका मतलब कि Y जो है आपका वो आपका क्या था, Y क्या था, CaOH का होल ट्वाइस था, Y CaOH का होल ट्वाइस था। और Z आपका बन जाएगा नथिंग बट ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। क्या शानदार है, Y आपका CaOH का होल ट्वाइस हो गया, X आपका CaCO3 हो गया और आपका Z ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, देखिए 19 नंबर में कहना चाह रहा है कि विच गैस इज ऑब्टेन एनोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। ब्राइन में इलेक्ट्रोड्स पे कौन कौन से गैसेस निकलते हैं तो आपको पता होगा, है ना, क्लोरल्काली प्रोसेस में ही क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस निकलेगा आपका, है ना। कौन कहाँ निकलेगा एक बार यहाँ पर दिमाग लगाइए, Cl2 आपका वो Cl क्या है माइनस है ना, तो यहाँ पर वो निकल जाएगा एनोड पर और H2 निकल जाएगा आपका कहाँ पर, H2 क्या है आपका, देखिए अब H2 माइनस है, H प्लस है तो कैथोड पे निकल जाएगा H2 और बाकी उस पे निकल जाएगा आपका एनोड पे निकल जाएगा CO2। तो कहना चाह रहा है कि विच गैस इज एनोड, तो एनोड पे कौन सा गैस निकलता है, तो एनोड पे आपका निकल जाएगा क्लोरीन गैस और कैथोड पे निकल जाएगा आपका H2 गैस। स्टेज टू यूज ऑफ द कंपाउंड जेड, जेड का यानी ब्लीचिंग पाउडर का आपको 2 यूज बताना है, देख लीजिए, है ना। आपको पता होना चाहिए कि जेड का 2 इंपॉर्टेंट यूज जो है ब्लीचिंग पाउडर का वो किस लिए होता है, देखिए यहाँ बता दे रहा हूँ।
ड्रिंकिंग वाटर को फ्री करने के लिए जर्म से, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी यूज होते हैं कई सारे केमिकल इंडस्ट्री में। मेटल नॉन मेटल की तरफ बात हम चलते हैं अपनी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 21 में आपको दिख रहा होगा कि एक कोई यहाँ पर कार्बोनेट है, कैल्सिनेशन हुआ है इसका, क्या देखिए ना, कैल्सिनेशन हुआ है क्या इसका, और कैल्सिनेशन में कार्बोनेट और को ऑक्साइड और बदलते हैं। आपको पता है यहाँ पर कि एम, और देखिए यहाँ एम है, ठीक है, फिर यहाँ MCU निकला है। अब तो साथ साथ दिख रहा है कि ये एम कुछ नहीं, एम आपका जिंक ही है, एम आपका जिंक है। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपका 21 का बी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 22 की बात करते हैं। मेटल है ना, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया गया इसका, और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मेटल का सॉल्ट और गैस बना है। गैस तो आपका देखिए, गैस आपका क्या लग रहा है, गैस आपका कौन सा होगा, तो देखिए मेटल में जब आप HCl डालते हैं तो आपको पता है कि हाइड्रोजन गैस निकलता है, और गैस कवर्ड, गैस इवॉल्व कौन सा निकलेगा यहाँ पर, गैस कौन सा तो गैस निकलेगा कि नहीं ये पूछ रहा है, गैस निकलेगा कि नहीं ये पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर चौथे में आप देख सकते हैं जिंक है, यहाँ पर ये तो सही जा रहा है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरे में देखेंगे तो आयरन है, बिल्कुल सही है। कह रहा है गैस, नो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कॉपर आपको पता है नहीं रिएक्ट करेगा, तो इसका मतलब आंसर आपका डी नंबर सही होगा। 23 की बात करते हैं, कहना चाह रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है अबाउट द पोजीशन ऑफ मेटल इन एक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल। तो ये आप एक्टिविटी सीरीज से क्वेश्चन है, आप एक बार एक्टिविटी सीरीज को लिखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, और इसका जो है कि डी हो जाएगा। मैग्नीशियम बिलो होता है ना, कैल्शियम के बट एबव होता है एल्यूमिनियम के। तो आप देख सकते हैं मैं लिख दे रहा हूँ, है ना, प्लीज स्टॉप, देखिए यहाँ से आपको मैं न्यूमोनिक जो याद किया हूँ, प्लीज स्टॉप, है ना, या प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, है ना। तो आप देख सकते हैं मैग्नीशियम बिलो कैल्शियम बट एबव एल्यूमिनियम ऑल, है ना, इसके ऊपर आ रहा है, इसका मतलब कि डी नंबर आपका सही था। आगे बात करेंगे 24 की, तो देख रहे हैं सुधीर स्टूडेंट यहाँ पर जो है कि वो यहाँ पर जो सेटअप कर रहा है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा, है ना। देखिए तो आपको बताना चाहिए कि यहाँ पूछ रहा है कि बताना है कि इसमें वी इंसर्टेड द पीस ऑफ फॉलोइंग, है ना, वी इंसर्टेड द पीस ऑफ फॉलोइंग पीसेस फॉलोइंग सब्सटेंसेस बिटवीन द क्लिप्स 1 by 1। तो हम क्या क्या यहाँ पर 1 by 1 में रखेंगे ये आपसे पूछ रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर 24 का अगर हम बात करें तो मुझे लग रहा है कॉपर रखेंगे, क्या पहले कॉपर रखेंगे, फिर एल्युमिनियम, फिर उसके बाद से आपका ये जो है कि Ag, ग्रेफाइट और जिंक हो जाएगा यहाँ पर आपका, यानी कि 24 का बी नंबर आपका करेक्ट है। इसमें देखिए कौन सा बेस्ट कंडक्टर था उस हिसाब से रखा गया है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब यहाँ पर जो है कि देखिए क्लिप में रखेंगे ना तभी तो जलेगा, ठीक। अब देखिए फिर 25 नंबर आपका आ रहा है कि 25 का कहना चाह रहा है कि फॉलोइंग एप्लीकेशन है आयरन का, है ना, रस्टिंग विल अकर मोस्ट, किस में रस्ट आपका ज़्यादा अकर होगा, आयरन बकेट, इलेक्ट्रोप्लेटेड विद जिंक। अब देखिए जैसे कि कहना चाह रहा है कि फॉलोइंग एप्लीकेशन ऑफ आयरन रस्टिंग विल अकर मोस्ट, ठीक है, मतलब बचाने की उपाय पूछ रहा है, कह रहा है एस को पेंट कर दिया जाए, अच्छा PQRS कैसे कैसे हम बचाएंगे, है ना, ये कहना चाह रहा है आपसा। तो देखिए 25 का आपका हो जाएगा 25 का हो जाएगा कि आयरन हिंज ऑन अ गेट, है ना, R, सी नंबर सही है, 25 का सी सही है, क्योंकि इन द केस ऑफ आयरन इज इन द कॉन्टेक्ट विद बोथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। आप देख सकते हैं कि सी वाला यानी कि जो आर वाला है, ये वाला केस जो है ना, ये जो आयरन का जो हिंज है वो किसके कांटेक्ट में है, मॉइस्चर में और वाटर वेपर, है ना, और ऑक्सीजन सबके कांटेक्ट में डायरेक्ट है, तो वो सो इट गेट रस्टेड द मोस्ट, है ना, इसलिए वो रस्ट ज़्यादा होगा। बाल्टी पूछ रहा था कौन सा रस्ट होगा, ये पूछ रहा था, ठीक है। 26 में आ जाइए, 26 में देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा, है ना, 26 में आपको दिख रहा होगा कि स्टेटमेंट कौन सा इनकरेक्ट है। तो देखिए सिल्वर है, कॉपर, तो इसको पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। तो 26 में आपको क्या लग रहा है, 26 में आपका सही हो जाएगा बी नंबर कि दूसरा तीसरा चौथा क्या है, ओनली, यही क्या है आपका इनकरेक्ट है, दूसरा तीसरा चौथा। मेटल सच एल्यूमिनियम आयरन जिंक रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, नहीं, एल्यूमिनियम ये सब गलत बात है ना। तो आप देख लीजिए आगे नीचे बढ़िए, 27 आ जाइए। ऑब्जर्व द रेट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस विद 5 मेटल्स। आपको बताना है PQRST रूम टेम्परेचर पे किसका रेट कैसा होगा। तो ये देखिए रिएक्टिविटी सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है। तो 27 का आपका हो जाएगा बी नंबर, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और कॉपर, इस हिसाब से रिएक्टिविटी चलेगी। 28 में आप देख सकते हैं यहाँ पर पूछना चाह रहा है कौन सा करेक्ट यहाँ पर जो है कि आपको जो है कि डिपिक्ट है, कौन सा करेक्ट यहाँ पर बताया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं मैं आपको बताया कितनी बार बताया हूँ, है ना, कितनी बार मैं आपको बताया हूँ कि ये देखिए यहाँ पर जो है कि 2 क्लोरीन, अब 28 में आप देखेंगे Na+ है, Cl- है, और यहाँ देखिए 2 आ रहा है, 2 आ रहा है तो गलत हो गया। अब यहाँ भी कहीं 2 है तो देखिए ये वाला भी गलत हो गया। अब इन दोनों में ही आपकी कहानी बनेगी। तो आपको पता होना चाहिए कि एक देखिए यहाँ पर 2 क्लोरीन है, यहाँ पर भी 2 क्लोरीन है,
ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर अब चेक करिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक सोडियम एक यहाँ पर, ठीक है, इन दोनों में भी। तो देखिए इन दोनों में क्या अंतर लग रहा है आपको, एक बार देखने की कोशिश करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको एक दे दिया है ना, देख रहे हैं। यहाँ 28 में आप देख रहे हैं यहाँ पर एक है और आपका यहाँ 2 नहीं होगा क्योंकि MgCl2 है। Mg देखिए MgCl2 है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से बनाया गया होगा, इस तरीके से बनाया गया होगा, ठीक है। एक Mg 2 क्लोरीन को देगा, नहीं नहीं नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका गलत हो गया। MgCl2 यानी 2 क्लोरीन आएंगे, 2 क्लोरीन आएंगे तो एक Mg इसको देगा और एक ये इसको देगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं एक एक लिए होंगे और 2 ठे होंगे, इसका मतलब सी आपका सही है। शानदार क्वेश्चन है आपका, ये जान लीजिए, है ना। आगे बढ़ते हैं 29 में। तो 29 में आप देख सकते हैं, कराचारा आयरन मोस्ट वाइडली यूज मेटल है बट इट नेवर यूज इन अ प्योर स्टेट में नहीं यूज किया जाता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। प्योर आयरन इज वेरी सॉफ्ट बिकॉज, देखिए बिकॉज लगाएंगे ना, बिकॉज लगाते ही आपको इसका पता चल जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ए सही है, दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, सारी बातें यहाँ पर सही है। नेक्स्ट बात करेंगे 29 के बाद है आपका 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि Fe2O3 विद Al, है ना, Al इज नोन एज अ थर्माइट रिएक्शन, सही बात है ना। 33 का आप देख सकते हैं, नहीं, Fe2O3 विद Al इज नोन एज अ थर्माइट रिएक्शन, दिस इज यूज इन अ जॉइंट रेलवे ट्रैक और क्रैक मशीन। तो देखिए ये तो सही लग रहा है यार, मुझे तो सही लग रहा है, 30 तो सही लग रहा है मुझे, है ना। अब आगे बात करते हैं रिएक्शन इन अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और बिल्कुल सही बात है क्योंकि आयरन मोल्टेड स्टेट में मिलता है ना, तो 30 का आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 31 का बात करते हैं नेक्स्ट, कार्बन कंपाउंड चैप्टर की। तो देखिए 31 में आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है कि आपका कुछ जो है कि सेवरल फैक्ट्रीज में सोप, देखिए सोप डिटर्जेंट के बारे में आपको बता रहा है। तो 31 में आप चले जाएंगे तो 31 का देखिए सी सही हो जाएगा, है ना। लेड स्टोरेज बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री नियर ए एंड सोप एंड डिटर्जेंट फैक्ट्रीज नियर बी। पढ़ के इसको आप करने की कोशिश करिए। 32 में देखिए 32 का आपका हो जाएगा 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन P ऑन कंप्लीट कंबशन विद CO2H2 एंड द मोलर 1:1 सक्सीडिंग होमोलोगस PAQ इज वाइल प्रीसीडिंग होमोलोगस इज O। सो नेम द होमोलोगस सीरीज इज R एंड OPQR। तो क्या लग रहा है, जिसे कहना चाह रहा है आपका कि जो 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन लिया गया P का, कंप्लीट कंबशन हुआ है, प्रोड्यूस हुआ। देखिए कंप्लीट कंबशन हिंट दे रहा है आपको, कंप्लीट कंबशन हिंट दे रहा है इसका, और CO2 और H2 प्रोड्यूस हुआ है इन द मोलर रेशियो 1:1। अब एक बात देखेंगे, अगर हम CH4 का कराते हैं तो आपको पता होगा कि जो CO2 और H2 1:1 के रेशियो में नहीं आएगा, क्योंकि CO2 निकलेगा 1 और 2H2 निकल जाएगा, तो 1:2 के रेशियो में आ रहा है। अब हमको लग रहा है कि यार ये, अब देखिए जितना भी एल्केन कराएंगे ना, यही आपका काम होगा, यानी एल्केन का तो कोई नहीं है मेंबर, ये एल्केन का मेंबर तो नहीं लग रहा है। इसका मतलब कि क्या 32 का ए होगा, नहीं, क्या ये, अब देखिए इन तीनों में करेक्ट आपको देखना है। अब आप देखेंगे कि अगर आप मान लीजिए एल्कीन का लीजिए, तो अगर मान लेते हैं C2H4 ले रहा हूँ तो निकालेंगे तो निकलेगा 2CO2 और प्लस 2H2O। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 कार्बन था और जितना हाइड्रोजन उसका आधा वाटर निकला, तो इनका रेशियो निकालेंगे तो आपका निकल रहा है 1:1 के रेशियो में। तो यहाँ तक तो बातें सही जा रही हैं आपकी। एथीन ही था, और अब आप देख लेंगे कि अच्छा इसका मतलब है कि एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन और एल्कीन ही का ये हो जाएगा। इसका मतलब आपका 32 का डी नंबर आपका सही है। 33 देखिए, 33 की बात करेंगे तो 33 कहना चाह रहा है कि आप C3H6 लिए हैं, यानी एक एल्कीन लेना है क्या, आप एल्कीन लेना है क्या, हाँ बिल्कुल। और ये क्या है, प्रोपीन है, प्रोपीन का H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएं, X बना है। X क्या बनेगा, आप बताइए, खुद बताइए कि जब आप यहाँ पर कोई एल्कीन का रिएक्शन करा रहे हैं तो आपका ये X क्या बनेगा, X क्या है आपका, गेस करिए। और देख रहे हैं क्या शानदार है, और इसी X का, है ना, यहाँ पर KMnO4 के साथ जो है कि हीट करके Y बनाया गया है। तो X और Y आपको पहचानना है। तो देखिए 33 इतना आसान है। 33 का आपका हो जाएगा डी, आपका प्रोपेनॉल है, डी आपका क्या है, प्रोपेनॉल है। कैसे पता चला मुझे, कैसे पता चला X प्रोपेनॉल, क्योंकि देखिए यहाँ C3 है ना, तो यहाँ कुछ C3 वाला ही एल्कोहल बनेगा। आप अगर कोई एल्कीन लेते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि X आपका जो है वो एक जो है कि उसी वाला बनेगा, और आप कहेंगे तब ये आप कैसे पता पकड़ लिए हैं, तो Y भी जो है आपका यहाँ पर ऑक्सीडेशन कराने के बाद उसी बिरादरी का, यानी कि 3 ही कार्बन वाला कोई एक एसिड बनेगा। इसका मतलब कि इसका नंबर डी सही है आपका, है ना। आगे बात करते हैं 34 की। 34 में आप देख सकते हैं 3 हाइड्रोकार्बन हैं PQR यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। बताना है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। देखिए तो P and Q बोथ डिफर बाई CH2 यूनिट, तो P और Q CH2 यूनिट से डिफर कर रहे हैं क्या 34 में P और Q शो कर रहे हैं क्या ये, तो देखिए बिल्कुल गलत बात है। आगे देखेंगे क्या Q और R सेचुरेटेड है क्या, तो Q और R सेचुरेटेड नहीं है, तो ये बिल्कुल ये भी गलत हो गया।
3 की बात करेंगे तो कहना चाह रहा है पी क्यू आर ऑल हैव अ जनरल फॉर्मूला, है ना, ऑल हैव अ डिफरेंट जनरल फॉर्मूला पी क्यू आर का, तो पी का और क्यू का और आर का डिफरेंट जनरल फॉर्मूला है। तो दिख रहा है भाई, बिल्कुल सही बात है ये, बिल्कुल सही बात है। देखिए इसमें एल्केन है, एल्काइन है, एल्कीन है ना, और इसका मतलब कि 3 ओनली आपका सही हो जाएगा, यानी कि 34 का डी नंबर आपका सही था। आगे बात करते हैं 35 क्वेश्चन की, देख सकते हैं यहाँ पर एक्स वाई है, हैव अ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप बताना, आपको फंक्शनल ग्रुप बताना। देखिए O2 कहाँ रहता है, CH3COOH में, इसका मतलब कि इसमें जो होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड से आपका जुड़ा होगा। तो देखिए 35 का आपका हो जाएगा COH, बिल्कुल सही है। फिर कहना चाह रहा है कि यहाँ पर आइडेंटिफाई करिए फंक्शनल ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्मूला एक्स और वाई की, तो ये आपका बन गया और यही आपका सही था 35 का ए नंबर। 36 बात करते हैं, वी कैन डिटरमाइन इफ वाटर इज हार्ड बाय यूजिंग डिटर्जेंट। डिटर्जेंट नहीं, बिल्कुल गलत बात है। देखिए 36 गलत हो गया, यानी कि आपका असर्शन फॉल्स हो गया। आगे बात ही नहीं करेंगे जब वही गलत है, तो ऐसा तो होगा नहीं है कि दोनों गलत हो जाए। और डिटर्जेंट हैव अ लेदर विद बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट, तो बिल्कुल सही बात था। 37 की बात करते हैं, एन ब्यूटेन हैज़ अ हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड देन इट इज़ अ लोअर एल्केन प्रोपेन। तो क्या लग रहा है आपको, ब्यूटेन है और एल्केन प्रोपेन। अब देखिए बढ़ेंगे ना, आगे बढ़ते जाते हैं तो आपको पता होगा ना कि जो है आपका असर्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि आगे जब बढ़ते जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। प्रोपेन के बाद ब्यूटेन आता है ना, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट है। हाँ लोअर नहीं, देन क्या करा है, ब्यूटेन हैज़ अ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन इट्स लोअर एल्केन प्रोपेन, हाँ हाइयर है उसका, सही है। अब देखिए फिर रीजन कर रहा है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्केन डू नॉट शो रेगुलर वेरिएशन विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर साइज। तो देखिए दोनों सही है, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, क्योंकि ये तो अलग बात कर रहा था। दोनों सही है, इसका मतलब कि 37 का बी नंबर आई थिंक हमारा सही हो जाएगा। 37 के बाद 38 की बात करते हैं। 38 देखिए कहना चाह रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए ये आपको एक यहाँ पर दिखा रहा है, कहना चाह रहा है एल्कोहल में OH होता है, ऑल कहते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड में CHO अल कहते हैं, कीटोन में ये कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 38 में पूछ क्या रहा है, कह रहा है CHO ग्रुप कैन नॉट बी प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ द चैन, जस्टिफाई। हाँ बिल्कुल, देखिए 38 में कहना चाह रहा है कि क्यों नहीं मिडिल में जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि CHO ग्रुप यहाँ पर 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन सेटिस्फाई करके लिंक कर गया है इन द ग्रुप विद 1 एटम ओनली, और सिंस इसकी 3 वैलेंसी ऑफ कार्बन ऑलरेडी सेटिस्फाई हो चुकी है, इसीलिए इसको हम इसको 2 कार्बन के साथ मिडिल ऑफ चैन में नहीं लगा सकते हैं। समझ में आ गया सबको। आगे बढ़ते हैं 39 की तरफ। 39 का दूसरा आइसोमर ऑफ C3H6O, तो C3H6O आपका क्या लग रहा है, C3H6O आपका है प्रोपेनोन। अब देखिए एक और आता है तो आपका हो जाएगा कीटोन, तो प्रोपेनोन, और इसका एक और स्ट्रक्चरल, इसका फंक्शनल आइसोमरिज्म बनेगा प्रोपेनल, है ना, ध्यान दीजिएगा, इसका एक और स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म बन जाएगा प्रोपेनल। क्या शानदार क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन हो गया अभी तक का, शानदार क्वेश्चन। चलिए 39 आते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म आप सोचेंगे कि नहीं आएगा और ये आ जाएगा, फंस जाएंगे आप, ठीक है। साइंस में देखिए, साइंस में वही कर पाएगा ना जो पूरा मेहनत किया है, निरंतर यहाँ पे ध्यान देते हुए पढ़ा है, वो आपका कमाल कर जाएगा, ठीक है। और जो यहाँ तक आया है वो पक्का गेन किया है कुछ ना कुछ, और उसको एग्जाम में भी गेन मिलेगा ही मिलेगा। अब देखिए 39 की तरफ पढ़ते हैं। 39 में कहना चाह रहा है कि व्हाट हैपन व्हेन एस्टर एंड हाइड्रोलाइज्ड प्रेजेंस इन अल्काली। आपको पता है कि एस्टर का जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो अल्काली के प्रेजेंस में तो आपको सोडियम का सॉल्ट बन जाता है ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का, एंड अल्कोहल बनता है, और इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, सपोनिफिकेशन कहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप CH3 है ना, COOC2H5 का रिएक्शन कराएंगे अल्काली NaOH के साथ, यहाँ पर बन जाएगा आपका CH3COONA और प्लस आपका बन जाएगा C2H5OH, ये आपका बन जाएगा, है ना। और कहना चाह रहा है कि 40 में देखिए, 40 में कहना चाह रहा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड विद द हेल्प ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाँ बिल्कुल, आप क्या करेंगे, आपको डिफरेंशिएट करना है अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, तो अल्कोहल का रिएक्शन कराएंगे आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो क्या होगा, तो कहना चाह रहा है कि जैसे ही हम स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना डालेंगे, है ना, देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम जैसे स्मॉल अमाउंट डालेंगे एथेनोइक एसिड में, है ना, एथेनोइक एसिड में, देखिए क्योंकि आपको क्या करना था, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में विद हेल्प ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपको अंतर बताना था। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जैसे ही आप जो है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जैसे ही आप एथेनोइक एसिड में डालेंगे, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ही तो है वो, तो आपको पता है
कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगा, ब्रिस्क एफरवेंस आता है। और इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही हम उसको है ना जो है कि रिएक्शन का जब ये जो एथेनॉल में है जब हम डाल देंगे है ना, सो नो सच रिएक्शन इज नोटिस इन द केस ऑफ एथेनॉल। यानी आपको अगर हम एथेनोइक एसिड का एथेनॉल में रिएक्शन कराएंगे कोई ज़्यादा रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है CO2 नहीं निकलेगा, समझ जाइएगा। CO2 निकलेगा तो आपका पहला वाला यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हम जिसमें डाल रहे हैं और जिसमें जो है कि अगर CO2 गैस निकल गया वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसमें कुछ नहीं हुआ वो आपका क्या था, एल्कोहल था। सिंपल था। आ जाइए पांचवें में लाइव प्रोसेस। अब देखिए लाइव प्रोसेस मैं आपको बता दूं कि चूंकि मेरा बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट नहीं है तो मैं आपको यहाँ पर जो है कि इसके सारे आंसर बताते चलता हूँ। देखिए 41 का आपका आंसर नंबर सी आपका करेक्ट है, ठीक है। 42 की बात करेंगे तो 42 का आपका हो जाएगा सी, 42 का भी सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 43 की बात करेंगे तो 43 का आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आप एक बार देखिए, कोशिश करिए। अब देखिए मिला के देखिए आपको क्या आ रहा था, मैंने क्या लगाया, ईमानदारी यहाँ पर आपकी बहुत जरूरी है। 44 में आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 45 में आप चले आएंगे तो 45 में आपका हो जाएगा डी नंबर सही हो जाएगा। 45 में आप चले जाएंगे यहाँ पर तो आपका डी नंबर आपका सही है, 45 में आपका डी नंबर यहाँ पर सही है। 46 में आप चले जाएंगे तो 46 जो है आपका बी नंबर आपका सही हो जाएगा, 46 में आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 47 में आप आ जाएंगे, 47 में आ जाएंगे तो देखिए दोनों ये करने वाले क्वेश्चंस हैं। तो मैं बता दे रहा हूँ, कहना चाह रहा है कि पी पेप्सिन है जो कि फाउंड होता है, मिलता है हमको स्टमक में, वाइल जो क्यू है वो ट्रिप्सिन है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है। और दोनों की दोनों क्या है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं, ठीक है। 48 में बात करेंगे, 48 में बात करेंगे तो 48 में कहना चाह रहा है कि जो एंजाइम आपका पी था पेप्सिन है ना, वो सीक्रेट होता है बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड से स्टमक में, और जो गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टॉप करता है सीक्रेटिंग पेप्सिन को, और देन और डाइजेशन होता है प्रोटीन का, और ये बहुत डिफिकल्ट होता है इसीलिए यहाँ पर अफेक्ट करता है डाइजेशन प्रोसेस को। 49 में आपका कहना चाह रहा है HCl आपका आंसर हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और 50वां नंबर 50वां में कहना चाह रहा है कि एंजाइम क्यू का रोल बताइए। तो देखिए ट्रिप्सिन था, ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को स्मॉलर पेप्टाइड्स में, और क्या करता है, और उसमें फिर बनाता है डुओडेनम है ना, और स्मॉल इंटेस्टाइन का बनाता है डुओडेनम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, और वो मदद करता है डाइजेस्टिंग डाइटेरी प्रोटीन्स को बाय ब्रेकिंग द चैन ऑफ अमीनो एसिड। और ये क्या करता है, ऑल्सो करता है, एक्टिवेट करता है प्रोनो है ना, प्रो एंजाइम्स को जो कि प्रेजेंट होते हैं पैनक्रियाटिक जूस में आपके, ठीक है। 50 का देख लीजिए, 51 का आपका ए नंबर सही हो जाएगा, 52 का आपका डी नंबर सही हो जाएगा, 53 का आपका बी, 53 का आपका ए नंबर सही हो जाएगा, 52 का आपका डी था, 53 का आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका सही है। बात करेंगे 54 की तो देखिए 54 यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 54, देखिए 54 का आपका सही हो जाएगा ए नंबर, 54 का आपका ए सही है। 55 की बात करेंगे तो 55 का आपका सी नंबर सही है, 55 का आपका सी नंबर सही है। 56 का देखेंगे तो 56 का आपका ए नंबर सही हो जाएगा। बाकी आप आ जाइए 57 नंबर में, तो 57 देखिए क्या हो रहा है, टी इज मोटर न्यूरॉन। टी क्या है, मोटर न्यूरॉन है, और जो डेंड्राइट्स हैं ऑफ इस न्यूरॉन्स के वो क्या है, साइनेप्स होते हैं एक्सॉन्स के साथ, और इंटर न्यूरॉन्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और ये क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टुवर्ड्स द एफेक्टर्स मसल्स और ग्लैंड को, एंड द लेटर रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई, लेटर रिस्पॉन्ड कराते हैं स्टिमुलाई को। और क्यू सेंसरी न्यूरॉन है जो कि ये क्या करता है, ये कई बार जो है कि सेंस ऑर्गन को सेंस करता है, रिसीव करता है स्टिमुलाई को थ्रू देयर डेंड्रिट्स। और सेंसरी न्यूरॉन्स, और जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्स को टुवर्ड द सेंट्रल न्यूरॉन सिस्टम और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को विद द हेल्प ऑफ देयर एक्सॉन्स, ठीक है। तो ये आपका 57 नंबर हो गया। देखिए 58 नंबर, 58 का आपका हो जाएगा रिफ्लेक्स आर्क जो होता है वो इवॉल्व होता है एनिमल्स में, क्योंकि बिकॉज द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ द ब्रेन इज नॉट फास्ट इनफ, क्योंकि उनका थिंकिंग प्रोसेस उतना काफ़ी नहीं होता। रिफ्लेक्स आर इनेबल्स होते हैं उसमें, और बॉडी टू गिव द क्विक रिस्पॉन्स टू हार्मफुल स्टिमुलाई सो दैट द चांस टू डैमेज टू बॉडी आर डिक्रीज, एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट्स ओवरलोडिंग ऑफ ब्रेन्स, प्रिवेंट करता है ना, एंड सो प्रिवेंट्स इट्स फैटिग, ठीक है। अब देखिए पी नंबर आपका क्या था 59 में, पी इज रिसेप्टर, पी यहाँ रिसेप्टर है आपका। इफ इट गेट डैमेज, यदि डैमेज जाएगा देन रिस्पॉन्स विल नॉट बी जनरेटेड, रिस्पॉन्स जनरेट नहीं हो पाएगा। क्यू क्या था, अब देखिए 59 हो गया, यहाँ पर आप जाएंगे 60 में, तो क्यू दैट इज सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी इंफॉर्मेशन टू CNS। 61 में आ जाएंगे तो बी नंबर आपका सही हो जाएगा। 62 में आप जाएंगे तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 63 में आप जाएंगे तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 64 में आप आएंगे तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 65 आते हैं,
65 में आप आ जाएंगे तो 65 का आपका डी नंबर सही हो जाएगा। 66 में आप देखेंगे तो 66 का आपका डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। 67 में आप देखेंगे तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। 68 में देखेंगे तो आपका यहाँ पर जो है कि बी नंबर सही हो जाएगा। 69 में देखेंगे तो आपका सी सही हो जाएगा। 69 में 70 में आप देखेंगे तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। और यहाँ नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं हेरिडिटी की। हेरिडिटी में देखिए 71 में आपका बी नंबर सही है, ठीक है। 72 में आपका सही है डी नंबर सही है। 73 में आपका सही है ए नंबर सही है। 74 में आपका सही है ए नंबर, ठीक है। 75 में आप आ जाएंगे तो आपको ए देखने को मिल जाएगा। 76 में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। 76 में आपका ए ऑप्शन सही है, ठीक है। मैं इसका आंसर ढूंढ कर रखा हूँ इसलिए बता दे रहा हूँ, बायो है ना, जितना मुझे आ रहा है कोशिश कर रहा हूँ, है ना। अब देखिए 70 है ना, 70 इसके बाद कौन सा है, 76 आपका हो गया। 76 के बाद आपका हो जाएगा, 76 का ए सही था। 77 का देखिए, 77 का है ना, देखिए यहाँ पर ये जो है कि थोड़ा सा यहाँ पर आपको देख रहा होगा कि यहाँ पर थोड़ा सा ये लाइन जो है उल्टा हो गया है। तो एक काम करते हैं, है ना, आप थोड़ा सा स्क्रीन को मेरे लिए यहाँ पर जो है कि बेंड कर लीजिए। मैं ध्यान नहीं दिया था इसको जो है कि अरेंज करते टाइम में, और ये मेरे से गलती हो गई है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 76 था आपका ऊपर, है ना जी। यहाँ पर 76 और 77 में आ जाइए। 77 में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कि फ्री ईयर केवल फ्री ईयर लोब है ना इज डोमिनेंट बिकॉज इट इज़ फाउंड इन अ लार्ज मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। 77 समझ में आ गया। 78 देख लीजिए। 78 में कहना चाह रहा है कि नो, यहाँ इसका आंसर हो जाएगा नो, कहना चाह रहा है ना यहाँ पर, तो इसका आंसर होगा नो बिकॉज इट इज़ नॉट है ना सेक्स लिंक्ड as per the data of the family as well as the class, so it is indicated that free ear lobe is present in the both male and female। इसका आंसर हो गया, ठीक है। 79 में आता है। 79 में कहना चाह रहा है कि देखिए फादर जो है वो FF यानी फ्री ईयर लोब बनेगा, मदर FF है ना, आप देख लीजिएगा इसको एक बार, ठीक है। उसके बाद से फिर राहुल जो है ना FF अटैच्ड ईयर लोब, एंड निशा जो है वो FF अटैच्ड फ्री ईयर लोब हो जाएगा। 80 में आप देखेंगे सुरेश, इसका बना लीजिएगा, इसको बनाने वाला क्वेश्चन है ये। 81 में आ जाइए। 81 में आप आ जाएंगे, यहाँ पर आपका मिल जाएगा लाइट से चैप्टर से। लाइट चैप्टर से आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिल चुका है। लाइट चैप्टर से देखिए 81 नंबर, तो 81 नंबर में आपका लाइट चैप्टर है। लाइट चैप्टर में कहना चाह रहा है कि पावर है जिसका कन्वर्जिंग लेंस है, देखिए कन्वर्जिंग लेंस है, पावर है, तो कन्वर्जिंग लेंस हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। और कहना चाह रहा है 4.5 है, एक और कन्वर्जिंग लेंस है जिसका पावर जो है डाइवर्जिंग लेंस है, तो जिसका पावर माइनस में लेंगे, इसका पावर प्लस में लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, प्लस वाला सिंबल होगा, यानी ये गलत ये गलत, इन्हीं दोनों में कोई होना चाहिए, जोड़ेंगे तो कम होगा। 81 का ए नंबर आपका सही हो गया। आगे बात करते हैं 82 की। 82 में आप देख सकते हैं कहना चाह रहा है कि पार्टिकल मूव कर रहा है कॉन्केव मिरर की तरफ, रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 है अलॉन्ग विद प्रिंसिपल एक्सिस, कांस्टेंट स्पीड 16 मिलीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से। व्हाट इज द स्पीड ऑफ इट्स इमेज व्हेन अ पार्टिकल 90 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। तो देखिए 90 सेंटीमीटर अगर मिरर से होगा तो कितना यहाँ पर आपका जो कि स्पीड होगा, देख रहे हैं क्या शानदार क्वेश्चन आपको यहाँ बताया गया है। तो देखिए क्या करिए, मैं बता दे रहा हूँ आपको, आप इसका यू ले लीजिए, स्पीड ऑफ इट्स इमेज व्हेन द पार्टिकल इज 90 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब कि 90 सेंटीमीटर पे स्पीड बतानी है, तो यू आपका 90 सेंटीमीटर ले लीजिए, यू ले लीजिए 90, आप यू ले लीजिए, इसका 90 ले लीजिए, माइनस में लेंगे आप, ठीक है। यू इसका 90 ले लीजिए, ठीक है जी, यू इसका 90 ले लीजिए आप। उसके बाद आपको इसका पता है फोकल लेंथ 30 दे रखा है, क्योंकि रेडियस कर्वेचर 60 है तो फोकल लेंथ 30 हो जाएगा। लेंस कौन सा है पता है, कॉन्केव है, माइनस में ले लेंगे। और आपको निकालना है ना वी नॉट, उसका वी नॉट कितना था 60 मीटर पर सेकंड था, मतलब इनिशियल उसका 60 मीटर पर सेकंड है। उसके बाद आप क्या करिएगा, इन दोनों की मदद से 30 और 90 की मदद से आप इसका वी निकाल लीजिए, तो आएगा 45 सेंटीमीटर आ जाएगा। और उसके बाद आपको चेंज वेलोसिटी ऑफ इमेज का फॉर्मूला आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि देखिए वेलोसिटी ऑफ इमेज है ना, वेलोसिटी ऑफ इमेज का यहाँ पर फॉर्मूला आपका हो जाएगा है ना माइनस वी बाई यू का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ से फिर आपको पता है कि v आपका निकालने हैं 45 आएगा आंसर, बता दे रहा हूँ। उसके बाद u 90 इंटू करके प्लस यहाँ पे 16 लिख दीजिएगा, है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आपका आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा मुझे लग रहा है इसका आंसर आना चाहिए डी आना चाहिए, तो 82 का आंसर डी नंबर आपका आ जाएगा, देख लीजिएगा इसको। आगे बात करते हैं 83 क्वेश्चन। देखिए 83 का आपको पता है कि यहाँ पर जो है कि 83 में क्या हो रहा है कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स अगर इंसिडेंट करती है कॉन्वेक्स लेंस में तो आपको पता है रिफ्रैक्शन के बाद क्या होता है, कन्वर्ज हो जाती है फोकस पे। सो द इंटेंसिटी ऑफ रीजन WX की जो इंटेंसिटी है एंड ZP की जो इंटेंसिटी है विल बी स्मॉलर होगी दैन इंटेंसिटी ऑफ XZ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इंटेंसिटी
किसकी हो जाएगी, तो 83 का आपका यहाँ पर बन जाएगा डी नंबर करेक्ट आंसर बन जाएगा। 84 का देखते हैं। 84 में आपको पता है कि क्या होगा, तो देखिए 84 में आपको पता है ये आपका रिफ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। 84 का बी नंबर आपका सही है। अब कैसे सही है, आइए हम यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। 84 का बी कैसे सही है सर? 84 का बी आप निकाल दीजिएगा, आप सिंपल लगाइए ना, आप सिंपल देखिए, आप इसको देखिए, वैसे तो ये थोड़ा सा यहाँ पर जो है कि अलग लेवल का सवाल है, इसको मैं कहूँगा कि इसको छोड़ दिए, इतना कठिन लेवल नहीं आना चाहिए। जैसे जहाँ से मैं PDF बनाया हूँ तो मुझे लग रहा था कि आ जाए, बट 85 जो है कि 84 आपका थोड़ा सा यहाँ पर जो है कि अलग लेवल का क्वेश्चन यहाँ पर है, तो इसको छोड़ते हैं। 85 की बात करते हैं, है ना, 85 की बात करते हैं। 85 में देखिए क्या करा, 85 में कहना चाह रहा है आपका कि एक असर्शन है कि रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ कॉन्वेक्स मिरर और इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एज वेल एज अ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर अ लाइट विल बी जीरो। क्या लग रहा है आपको 85 में? 85 में क्या लग रहा है? बिल्कुल ऑब्वियस है, आपको पता होना चाहिए कि अगर अलोंग करती है प्रिंसिपल एक्सिस के, है ना, सो इफ अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ कॉन्वेक्स मिरर अलोंग इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, सो द एंगल ऑफ इंसिडेंस एज वेल एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट विल बी जीरो। ठीक है, सो 85 का आपका हो जाएगा कि ये देखिए असर्शन तो बिल्कुल सही है, और उसका कहना चाह रहा है कि रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक। तो देखिए दोनों अलग अलग बातें हो गई, तो इसका मतलब कि दोनों सही है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो 85 का आपका हो जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा। 86 की बात करते हैं। ग्राफ यहाँ पे दे रखा है आपको, ठीक है, तो 86 का आपको मैं देख रहा हूँ, इसका आंसर का किधर है, इधर होना चाहिए इसका आंसर 86 का, हाँ यहाँ पर आ जाइए अब कोई दिक्कत नहीं है 86 में। तो 86 में आप देख सकते हैं कि क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि 86 का जो आंसर है वो आपका डी नंबर हो जाएगा, है ना। फर्स्ट का 3 है ना, देखिए फर्स्ट का 3 हो जाएगा यहाँ पर, एक बार देख लीजिएगा, फर्स्ट का 3 होगा, यानी कि जो दिखा रहा है उसका 3 वाला ये वाला सही था। ठीक है, आगे बात करते हैं, है ना। ए, अब देखिए यहाँ पर है केस बेस क्वेश्चन के बाद आप इसको एक बार यहाँ करने की कोशिश करिए, है ना। और 87 था ना हमारा, 87 था ना, 88 की बात करते हैं, नहीं 86 था ना, 87 यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 87 यहाँ पर दे रखा है, ये केस बेस था, ये क्वेश्चन है, ठीक है जी। चलिए, तो 87 का मैं आपको यहाँ पर आंसर बता देता हूँ। 87 का आपका आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। 87 का आंसर कितना आ जाएगा भैया? 87 का आंसर आएगा 20 सेंटीमीटर, है ना। मैं यहाँ पे इसको सॉल्व किया हूँ, v आपका -20 सेंटीमीटर आ रहा है, इसको लगा लीजिएगा एक बार। 88 में देखिए, 88 में आप देखेंगे तो कहना चाह रहा है कि कहाँ रखने पे कहाँ बनेगा। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा बहुत उधर नहीं इधर उधर नहीं है। आपको बता दूं इसका आंसर आएगा, फोकल लेंथ इसका निकालने कह रहा था, -12.5 आंसर आएगा, ठीक है। 89 में आप देखेंगे तो इसका आंसर आपका आ जाएगा, हाइट ऑफ इमेज जो है आपका, एचआई आपका 3 आ जाएगा, और 89 का 3 आ गया। 90 का आप करेंगे तो आपका 20 डायप्टर माइनस का आएगा, माइनस का 20 डायप्टर आएगा, साफ साफ दिख रहा है, 5 सेंटीमीटर है, डिवाइड करेंगे 100/5 हो जाएगा, 20 डायप्टर, है ना। आगे बढ़ते हैं। 91 का कहना चाह रहा है, व्हेन लाइट रे, देखिए ये किससे है, आपका ह्यूमन आई से है। व्हेन लाइट पासेस थ्रू द इक्विलेटरल प्रिज्म देन क्या होता है? इक्विलेटरल प्रिज्म से पास करने को पता होना चाहिए कि डिस्पर्जन टेक प्लेस होता है फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे, और रिफ्रैक्शन होता है सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे, ठीक है। 92 में देखिए, 92 कहना चाह रहा है कि वाई इज नो विजन पॉसिबल एट अ ब्लाइंड स्पॉट। आपको पता नहीं चाहिए कि ब्लाइंड स्पॉट में कोई नर्व्स नहीं होते हैं, है ना। तो 92 का आपका हो जाएगा सी नंबर, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल, वहाँ लाइट सेंसिटिव सेल्स भी नहीं होते हैं, है ना। 93 का, है ना, 93 में आप आ जाएंगे तो 93 का आपका आंसर हो जाना चाहिए था। कहना चाह रहा है कि बीम ऑफ अ वाइट लाइट फॉल ऑन अ ग्लास प्रिज्म, ठीक है जी। वाइट लाइट, द कलर ऑफ लाइट विच अंडरगोज द लीस्ट बेंडिंग, लीस्ट बेंडिंग किसका होता है? लीस्ट बेंडिंग तो रेड का ही होता है, और सबसे ज़्यादा बेंडिंग होता है आपका वायलेट का, ठीक है। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा उसका बेंडिंग उतना ही कम, ठीक है, और जिसकी वेवलेंथ जितनी कम उसका बेंडिंग उतना ज़्यादा, उसका रिफ्रैक्टिव उतना ही ज़्यादा, ठीक है। आगे देखिए 94 में आप चले जाएंगे, ब्लूइश कलर दिख रहा है ना। कलर ऑफ वाटर इन अ डीप सी इज ड्यू टू द, तो किस लिए दिख रहा है आपको बताइए? सी में आप स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण दिख रहा है ना, जो भी आकाश वगैरह का ये फिनोमेना होता है, नीला पीला दिखना, ये सब जो है स्कैटरिंग का ही है। 95 में आ जाएंगे, कहना चाह रहा है कि 95 देखिए, 95 में कहना चाह रहा है कि सन लुक्स वाइट एट नून, सही बात है। एट नून लाइट हैज़ अ ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस, नहीं लॉन्गर नहीं भाई, स्मॉलर होगा, यानी इसका आपका सही है 95 का सी नंबर आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं 96 क्वेश्चन। 96 में देख सकते हैं, कहना चाह रहा है कि मैच द फॉलोइंग करिए। देखिए 96 में आप चले जाएंगे तो अब क्या लग रहा है, पहले रेटिना किससे है? रेटिना लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, हाँ रेटिना स्क्रीन, तो 1 का ये कहाँ है? 1 का ये नहीं है, 1 का A2 दोनों दिखा रहा है, A2 तो होगा नहीं, ये तो गलत, यानी इसका देखिए 96 में एक ही पकड़ के आंसर हमारा सही हो गया। 97 में आ जाएंगे। 97 में कहना चाह रहा है, क्वेश्चन है
है ना। तो आपको पता होना चाहिए, कहना चाह रहा है कि देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, तो मतलब मेरा ऑलवेज फेवरेट वाला क्वेश्चन। रीना जो है वो लेंस जो यूज कर रही है वो माइनस वाला यूज कर रही है, इसका मतलब कि माइनस वाला यूज कर रही होगी तो कॉन्केव कर रही होगी, कॉन्केव कर रही होगी तो मायोपिया होगा, उसको क्या होगा, मायोपिया होगा। मायोपिया होता है तो कहना चाह रहा है व्हाट काइंड ऑफ डिफेक्ट विजन। सो यहाँ पर रीना को हो रखा है ना, रीना को हो रखा है मायोपिया और उसको दूर का वस्तु नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो आपसे कहना चाह रहा है 97 में सिर्फ यही बात पूछ रहा था, क्या हुआ है 98 में देखिए, 98 में देखिए कहना चाह रहा है कि डिस्टेंट विजन ऑफ अ पर्सन इज 50 सेंटीमीटर, ही वांट्स टू रीड अ बुक प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर, सो व्हाट वुड बी द फोकल लेंथ ऑफ द स्पेक्टिकल्स। कहना चाह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ अ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ अ पर्सन इज 50, यानी कि दूर की वस्तु उसको, अब देखिए जो वस्तु उसको इन्फिनिटिव देखनी चाहिए थी वो उसको 50 सेंटीमीटर की दूरी पर दिख रही है। इसका मतलब अब उस आदमी को जो मायोपिया हुआ है उसका ये फार पॉइंट है, और ये मान लेते हैं कि इसमें आपको पता होगा फोकल लेंथ इक्वल टू होता है एक्स डी अपॉन एक्स माइनस डी, ये निकाले का फॉर्मूला होता है, और यहाँ पर एक्स ही उसका नया वाला इन्फिनिटी, मतलब नया वाला जो है कि उसका जो है कि फार पॉइंट है जिसको मायोपिया हुआ है। तो फोकल निकालना है तो फोकल इक्वल टू 50 इंटू डी आपका 25 है, अपॉन में एक्स कितना है 50 माइनस आपका 25, तो नीचे 25 हो जाएगा, 25 25 कट जाएगा, फोकल लेंथ आपका आ गया 50 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर यहाँ आ गया। समझ गए, ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 98 के बाद 99 नंबर क्वेश्चन। 99 में कहना चाह रहा है कि क्या कह रहा है भैया, कहना चाह रहा है कि हाउ द, है ना, ध्यान दीजिएगा, कहना चाह रहा है कि हाउ इज द विजन ऑफ अ पर्सन हैविंग कैटरेक्ट रिस्टोर्ड। कैटरेक्ट रिस्टोर कैसे होगा, तो पता चाहिए कैटरेक्ट के लिए सर्जरी कराते हैं भाई साहब, है ना, रिस्टोर कराने के लिए सर्जरी कराते हैं। ठीक है, 100 नंबर में देख पा रहे हैं, 100 नंबर में कहना चाह रहा है कि करेक्ट फिगर शॉर्ट साइटेडनेस के लिए बता रहा है। तो देखिए क्या लग रहा है आपको, है ना, 100 में शॉर्ट साइटेडनेस के लिए तो फिगर 1 आपका बिल्कुल सही होगा। शॉर्ट साइटेडनेस मतलब कि दूर का नहीं दिख रहा होगा, दूर का मतलब मायोपिया, तो ये बात है। तभी तो यहाँ पे देखिए कन्वर्जिंग पावर गया ना, तभी तो ज़्यादा यहाँ पे इसको डाइवर्स कराएंगे, कन्वर्ट कराएंगे, तो इसका मतलब ये वाला सही था आपका 100 का फिगर नंबर 1। 101 की बात करते हैं, 101 आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन, आप देख सकते हैं स्लोप ऑफ अ, देखिए स्लोप ऑफ अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V ऑन एक्सिस द करंट Y एक्सिस गिव द कंडक्टर। आपको पता नहीं चाहिए रेजिस्टेंस आता है इसका आंसर, है ना। सो यहाँ पर 101 का क्या हो जाएगा, है ना, नहीं, एक बार फिर से पढ़ेंगे। स्लोप ऑफ अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V ऑन अ एक्स एक्सिस एंड करंट ऑन अ Y एक्सिस। तो देखिए V हो गया, I हो गया, ठीक है जी। कहना चाह रहा है कि करंट ऑन अ द स्लोप बताना है, इसका स्लोप क्या देता है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि द स्लोप ऑफ अ गिवन ग्राफ इज, वो स्लोप इसका हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा I अपॉन वी, हाँ I अपॉन वी। ध्यान दीजिएगा जो हम लोग यहाँ पर, मतलब भैया मेरे यहाँ पर अगर रहता ना, देखिए जो वही गलती मैं करने जा रहा था, यहाँ पर अगर V यहाँ I रहता तब V बाई आई इक्वल टू आर हो जाता, V बाई आई इक्वल टू हो जाता आर, V इक्वल टू आई आर, तो देता रेजिस्टेंस, देता रेजिस्टेंस, और यहाँ पर I अपॉन वी हो जाएगा कंडक्टेंस। इसका मतलब इसका आंसर कौन सा है, कंडक्टेंस, क्योंकि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, है ना, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ही कंडक्टेंस होता है। समझ में आ गया, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस। क्या बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन दिल जीत लिया यार। 102 की बात करते हैं, 102 की बात करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि लेंथ है उसका 1 मीटर एंड द लेंथ ऑफ 9 मीटर हैव द सेम रेजिस्टेंस इन द डायमीटर आर इन द रेशियो। देखिए 1 मीटर और 9 मीटर का सेम रेजिस्टेंस है, माने कि लेंथ को बढ़ाने के बाद भी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, मतलब डायमीटर के साथ छेड़छाड़ हुआ होगा। और आपको पता है कि इसको कैलकुलेट करेंगे ना, आपका 1:3 आंसर आ जाएगा, 1:3 आ जाएगा, क्योंकि देखिए 1 का 9 कर दिया गया, तो इसका मतलब कि 3 गुना बढ़ाया गया होगा, तभी तो 3 गुना 9 गुना कम हो गया होगा, तो इसका मतलब कि यहाँ पे स्क्वायर से होता है वो, तो इसलिए आपका हो जाएगा, एरिया का स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1:3, 102 का बी नंबर आपका सही है। 103 की बात करते हैं, ए नंबर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। 2 रजिस्टर कनेक्टेड किए गए हैं 6 ओम के पैरेलल में, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4/3 व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ द रेजिस्टेंस। अच्छा, फिर से एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन कह रहा था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 2 रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज इज 6 ओम एंड देयर पैरेलल। अच्छा 2 के पैरेलल का 6 आ रहा है एंड नहीं 2 के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 रजिस्टर कनेक्टेड। अच्छा मतलब कहने का है कि यहाँ पर उसको सीरीज में लगाया तो 6 आया है, पैरेलल लगाया तो 4/3 आया, तो क्या लग रहा है आपको क्या होगा, तो 1 एंड 3 का आपका ए ऑब्वियस ए हो जाएगा। तो देखिए 2 4 6 और इसका जब आप पैरेलल बनाएंगे तो 1/R1 प्लस 1/R2 करेंगे, सिंपल आप R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2 कर दीजिए, तो 2 गुणे 4 अपन 2 प्लस 4 करेंगे तो आपका आ जाएगा, तो 2 चौका 8, 2 4 6 है ना, 2 यहाँ से काट लीजिए, 4 दूना 8 नहीं
2 चौका 8 और 2 तियां 6, 4/3, इसका मतलब कि ये वाला सही था, ए नंबर सही है। 104 में आप आएंगे तो 104 का आपका कौन सा हो जाएगा, देखिए तो 104 का आपका होना चाहिए, मुझे लग रहा है 104 का हो जाएगा। देखिए ध्यान देते हैं, देखिए R1 R2 कनेक्ट है ना सीरीज से, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है, तो यहाँ पर हो जाएगा R इक्वल टू R1 माइनस R2, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस को घटा के पता करता है। 105 में आ जाइए, 5 में असर्शन रीजन है, 200 वाट का बल्ब है विद मोर ब्राइटनेस देन 100 वाट, सही भाई, पावर ज़्यादा भाई, सिंपल है भाई, सही है, असर्शन तो सही था। 100 वाट बल्ब हैज़ अ मोर रेजिस्टेंस देन 200 वाट। अब देखिए रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा, तो देखिए बिल्कुल सही है, 100 वाट बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, समझ रहे हैं ना, 200 वाले से, तो इसका मतलब आपका कौन सही हो जाएगा, आपका ए नंबर आपका सही हो जाएगा। दोनों सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आपको पता होना चाहिए कि आर इज डायरेक्टली आर इज इक्वल टू होता है वी स्क्वायर बाई, है ना, पी, सो डेट इज आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल गया, एकदम समझिए यॉर्कर है, समझ गए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपका है 106 में, देखिए मैच करना है, मैच द फॉलोइंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बताता है, करंट वोल्टेज का रिलेशन, तो पहले का ए का 3, ए का 3 कहाँ मैच कर रहा है, ए का 3 कहाँ मैच कर रहा है, ए का 3 कहाँ मैच, देखिए बी में कर रहा है, इसका मतलब कि आपका सही है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 6 के बाद 7 आते हैं। देखिए कहना चाह रहा है वैल्यू बताइए, इंटरनल रेजिस्टेंस बताइए सेल का, तो देखिए 7 नंबर पे आ जाएंगे, तो आप इसका निकाल लीजिएगा फॉर्मूला, आपको पता होना चाहिए। इसका जब निकालेंगे तो देखिए सब एक एक 0.111 का है, तो आप इसको जोड़ेंगे तो 0.4 आ जाएगा, 0.4 पहले का हो गया आंसर। 108 आ जाएंगे तो R1 इन द सर्किट में आपको बताना है, यहाँ पर देखिए R1 लगाना है, यहाँ पे R1 और टोटल दे रखा है 1.6, तो इसमें से घटा देंगे तो आपका पता चल जाएगा, ठीक है जी। तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर, 108 में से घटा के निकाल सकते हैं क्या, है ना, एक बार चेक करते हैं। देखिए 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, तो 2 वोल्ट की बैटरी लगी है यहाँ पर, ठीक है, और इसका आप आंसर निकालेंगे ना तो 108 का आई थिंक आंसर आना चाहिए 2 ओम आना चाहिए आंसर, इसका 2 ओम आना चाहिए आंसर, ठीक है, 2 आना चाहिए। एक बार ट्राई करिएगा, क्योंकि देखिए क्या हो जाएगा ना, यहाँ पर 2 वोल्ट की बैटरी लगी है, और यहाँ पर जो है कि आप निकालेंगे ना रेजिस्टेंस, जब वो निकालेंगे करंट निकालेंगे तो 2 ही आना चाहिए, तो इसका भी 2 ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ देखिए 1.6 भी तो है ये, तो ये 2 हो जाएगा मिल करके, और 2 वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ पर आप निकाल लीजिएगा, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, R1 हो जाएगा 2 एम्पियर अपॉन 2 ओम, तो आंसर आपका 4 वोल्ट आना चाहिए। क्या पूछ रहा था 108 में, नहीं 108 का तो 2 हो गया ना, 109 में पूछ रहा है ना कि पोटेंशियल डिफरेंस बताना है कॉस रेजिस्टेंस में R1 में, तो हो जाएगा आपका 4 वोल्ट। कितना हो जाएगा आंसर, 4 वोल्ट का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 110 में, तो 110 का आपका आंसर आना चाहिए 4 ओम, साफ साफ दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका है 109 के बाद 110 नंबर क्वेश्चन, 110 नंबर नहीं, 110 के बाद 111 है ना, 111 है, 111 क्वेश्चन है। कहना चाह रहा है, देखिए ये आपका है किससे, मैग्नेट से, चैप्टर से, है ना, मैग्नेट चैप्टर से है। तो आप देख पा रहे हैं, कहना चाह रहा है कि फॉलोइंग प्रोटेक्टर के रूप में यूज करता है, तो प्रोटेक्टर के रूप में कौन यूज करेगा भाई, फ्यूज करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 12 में आ जाएंगे, तो 12 में आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सबसे पहले तुरंत आंसर लगाइए, है ना, 12 का सी। आगे बढ़ते हैं 113 नंबर में, तो देखिए इसमें बता रहा है कौन सा सही सेटअप है, तो आप आ जाएंगे, तो चौथा वाला सही था आपका, है ना, डी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये सब नहीं होता है, चौथे का डी आपका हो गया। 114 में आ जाएंगे, तो 114 का लग रहा है मुझे कि इसका पढ़ना पड़ेगा, लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड है, ठीक है, नॉर्थ पोल इज क्रिएटेड एज 2 एंड्स, ठीक ठीक ठीक। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको, तो देखिए इनकरेक्ट आपका क्या है, इनकरेक्ट आपका यह है कि पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आइसोलेटेड विद सोलेनॉइड इज डिफरेंट फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द बार मैग्नेट, गलत है ना। देखिए इनकरेक्ट था आपका 14 का सी। 15 का पढ़ेंगे, 15 में आपको क्या लग रहा है, 15 में देखिए असर नीचे क्वेश्चन है, कहना चाह रहा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालते हैं क्या आप इससे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यस बिल्कुल डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन इज फील्ड इटसेल्फ। तो देखिए इसमें आप देख रहे हैं ना, ये गलत हो जाएगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है ना, ठीक है, तो यहाँ पर जो थंब जो पॉइंट करेगा वो डायरेक्शन होता है ना, तो इसका मतलब कि इसका असर्शन सही था, रीजन आपका गलत था, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। 116 की बात करेंगे, 116 में आपको मैच द फॉलोइंग करना है, एक कोई उठाइए पकड़िए, तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि क्या पूछ रहा है, तो आप यहाँ पर जो है कि इक्वल करंट फ्लो कर रहा है 2 वायर एक्स और वाई के अलॉन्ग में, मैच फॉलोइंग करना है आपको, तो 116 का आपका हो जाएगा ए नंबर, पहले का चौथा होगा, है ना, 0 हो जाएगा। पता है क्यों, मैग्नेटिक फील्ड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों हो गया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए इधर जा रहा था करंट और ये इधर जा रहा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ये होता है ना, फर्स्ट सेकंड, है ना, थर्ड एंड फोर्थ, ये होता है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। मैग्नेटिक फील्ड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 हो जाएगा, है ना। ध्यान दीजिएगा, बी का सेकंड मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड सेकंड क्वाड्रेंट में आउटवर्ड होगा। आप जो है क्या करिए ना, अलग अलग यहाँ पर जो है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा करके आप पता कर लीजिए, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड नहीं राइट हैंड थंब रूल लगा करके पता कर लीजिए कि क्या होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 116 के बाद 117 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर आपको, यहाँ पर 116 के बाद ही नीचे था 117 नंबर क्वेश्चन देखिए देखने को मिल रहा है। व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू द सर्कुलर वायर। सर्कुलर वायर में कैसा होता है, तो देखिए 117 का आपको पता होना चाहिए कि क्लॉक रूल से आप पता कर सकते हैं, है ना, कि मैग्नेटिक फील्ड बाय क्लॉक रूल वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लॉक रूल से हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता कर सकते हैं। जहाँ आपको पता होना चाहिए, जहाँ पर नॉर्थ, जहाँ पर एंटी क्लॉक हो जाएगा वहाँ पर जो है कि नॉर्थ पोल, और जहाँ पर साउथ पोल दिख रहा होगा वहाँ पर आपका क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल के लिए, और ये आपका है ना साउथ पोल के लिए, ठीक है। साउथ पोल मतलब समझ जाइए क्लॉकवाइज जहाँ जा रहा होगा। तो 117 हो गया। 118 की बात करते हैं। 118 में नियर द सेंटर को पता होना चाहिए क्या होता है कि कैरिंग जो नियर द सेंटर में जो करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल होता है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है कि स्ट्रेट एंड पैरेलल होती हैं, स्ट्रेट एंड पैरेलल होती है। 119 में बात करेंगे तो एक स्ट्रेट में एंड पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो 119 बात करेंगे। कहना चाह रहा है मैथमेटिकल, देखिए ये भी आपका आउट ऑफ सिलेबस ही मान लीजिए, ये आपका इतना डीप नहीं पूछेगा। 120 आपका नहीं था। 119 में तो पूछ सकते नहीं, 119 भी नहीं, 120 दोनों हटा दीजिए आप, है ना। देखिए 123 में आ जाइए आवर इन्वॉल्वमेंट। देखिए आवर इन्वॉल्वमेंट भी बायो का चैप्टर, मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। तो देखिए 121 का यहाँ पर आपका सी नंबर सही है। 122 आप चले जाएंगे तो 122 का आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 123 का आपका सही हो जाएगा। 123 का आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 124 में आप जाएंगे तो 124 का आई थिंक मुझे लग रहा है 124 का जो है कि क्वेश्चन होना चाहिए, एक मिनट रुकेंगे। 124 का यहाँ पर मुझे लग रहा है कि सी ही होगा, करेक्ट है, सी होगा, है ना। 124 का आपका सी नंबर सही है। 125 का कौन सही है, तो बी नंबर सही है। 126 का देखेंगे तो 126 का आपका बी नंबर सही है। 127 में बात करेंगे तो 127 कहाँ है मेरे भाई, यहाँ रहा। 127 में आप देखेंगे तो 127 का आई थिंक होना चाहिए बी नंबर सही है आपका, है ना, बी सही है, ठीक। और 128 में आ जाएंगे तो 128 का भी आपका हो जाएगा जो है कि सी सही है ना। 129 में देखेंगे तो 129 का आपका सी नंबर सही हो जाएगा। और 130 का देखेंगे तो 130 का आपका सी नंबर करेक्ट होगा। इसी के साथ ये कंप्लीट आपका एमसीक्यू प्रिपरेशन यहाँ हो चुका है। लगभग 1 घंटे का ये वीडियो है ना। इसमें आप 130 शानदार एमसीक्यू यहाँ पर आपको देखने को मिला है। सो आई होप आपको ये बहुत ही हेल्प करा होगा। नेक्स्ट मिलेंगे हम जो है कि रिपीटेड क्वेश्चन के साथ, जो कि बहुत जो है कि आए हैं क्वेश्चंस, और वो केवल रिपीटेड क्वेश्चन मैं आपको वहाँ पर देने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्टडी फॉर उन्नति।